तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। देखिए ग्रुप डायनेमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे ग्रुप क्या होता है। समूह, इसका मतलब तो हम सभी जानते हैं कि ग्रुप समूह हम किसको कहते हैं। कई लोग जब मिल जाते हैं और मिल करके अपना कोई उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको समूह या उसको हम ग्रुप कहते हैं। कहा जाता है कि एक से भले दो, एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो मिल करके सिनर्जी बनती है उससे, यानी कि उनका जो फोर्स है 2 और 2 4 जिसको कहते हैं, वही इसका भी कॉन्सेप्ट है ग्रुप डायनामिक्स का। दो के जो 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन इसमें 2 और 2 से 22 भी बन सकते हैं, 1 और 1 से 11 भी बन सकते हैं जब ग्रुप में काम करते हैं। यही इसके पीछे रीजनिंग है। तो ग्रुप रेफर्स टू ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु जॉइन टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। बहुत सारे लोग किसी कॉमन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब मिल करके प्रयास करते हैं तो हम उनको सामूहिक रूप से ग्रुप बोलते हैं। इंडिविजुअली वो सब ग्रुप के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अब टीम किसको कहते हैं। टीम भी देखिए ग्रुप और टीम लगभग एक जैसे शब्द हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन का अंतर होता है। ए टीम इज एनी ग्रुप ऑफ पीपल। टीम भी एक ग्रुप होता है, ये भी एक समूह ही होता है। ऑर्गेनाइज टू वर्क टुगेदर इंटरडिपेंडेंटली इन कोऑपरेटिवली टू मीट ए स्पेसिफिक नीड। ये किसी निश्चित आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये लोग भी मिलकर काम करते हैं, एक समूह में काम करते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकेशन ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होते हैं सभी, और वो कोऑपरेटिवली यानी कि कोऑपरेटिवनेस की भी बहुत ज्यादा वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, तब उसको टीम बोलते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे प्लेयर जाते हैं किसी प्लेग्राउंड में, शाम को जाते हैं तो एक ग्रुप बन गया, लोग ग्रुप में जाते हैं खेलते हैं, लेकिन अब उनके मन हुआ कि भी आपस में हम मैच रखते हैं, तो वो क्या करेंगे, अब क्योंकि स्पेशलाइज्ड वहां पे उनका फोकस हो जाएगा कि जो एक ग्रुप के लोग हैं वो क्या करेंगे कि ठीक है टीम बना लेते हैं, वो टीम बना लेंगे, जो टीम बन जाएंगी वो और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे के, उनका जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक हो जाएगा, यानी कि एक ही ग्रुप के लोग आपस में कई टीम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप के टाइप्स। अब ग्रुप के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। मोटे तौर पे ग्रुप के 2 टाइप हो सकते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स हो सकते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स हो सकते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के लिए बनाया जाता है उसको हम फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल रहता है जो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के लिए ना हो करके जो बाकी रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, इंडिविजुअल उनकी सोशल नीड्स हो सकती हैं, उनके लिए जो बनाए जाते हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जो जानबूझ के बनाए जाते हैं, सोच समझकर बनाए जाते हैं, जिनके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनको हम फॉर्मल ग्रुप्स कहते हैं। अब फॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वो आगे 3 टाइप के हो सकते हैं। कमांड ग्रुप्स हो सकते हैं, टास्क ग्रुप्स हो सकते हैं, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। सबसे पहला इसमें कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप क्या होते हैं। कमांड ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से देखने से पता चल सकता है। जैसे किसी संस्था का हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये टॉप पोजीशन पे काम कर रहे हैं, इनके अंडर 2 और लोग काम करते हैं, फिर आगे इनके अंदर और 2 लोग काम करते हैं। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हमें ग्रुप दिख रहा है ये एक कमांड ग्रुप है जिसमें कमांड दी जाती है, यानी कि जो ऑफिसर है वो सबऑर्डिनेट को कमांड देता है। इसमें हमें कोई सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन दिखता है, आदेशों के माध्यम से काम कराया जाता है। ये कमांड ग्रुप्स होते हैं संस्था की रिक्वायरमेंट के लिए। हर संस्था अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर इनको क्रिएट करती है, निर्माण करती है, यानी कि ऑफिसर और सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन होता है वो कमांड ग्रुप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप होते हैं जिसमें कई सारे लोग मिलकर के काम करते हैं, किसी कॉमन टास्क को अचीव करने के लिए करते हैं। एक कोई टास्क दे दिया जाता है उनको, जो मेंबर्स होते हैं उनको एक टास्क कंप्लीट करना होता है। जैसे मान लो हमने 10 लोगों को एक ग्रुप बनाया और उनको कहा कि भाई आपको ये एक जो 10 यूनिट बनानी है और ये आपको 3 दिन के अंदर अंदर 10 यूनिट कंप्लीट कर देनी है। तो हमने एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया उनको, आपको समय के हिसाब से भी दे दिया, समय भी बता दिया और काम भी बता दिया। आपको 3 दिन में इतनी यूनिट का निर्माण कर देना है, आपको 3 दिन में एक बिल्डिंग बना देनी है, आपको 2 दिन में एक रूम बना देना है, आपको 2 दिन में ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। तो ये क्या हुआ, ये टास्क ग्रुप हुआ। उस सिंगल टास्क को करने के लिए वो सब लोग एक टीम के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो भी संस्था के लिए ऑर्गेनाइज किए बनाए जाते हैं, लेकिन उनको बनाया जाता है अकम्प्लिश स्पेसिफिक गोल्स
विद इन एन अनस्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, यानी कि इनका भी एक निश्चित गोल होता है, लेकिन खास बात ध्यान देने की है, इनका जो टाइम फ्रेम होता है वो अनस्पेसिफाइड होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक काम को समाप्त करके, जैसे टास्क में क्या था कि एक टास्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो ग्रुप वहां पे समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो जो फंक्शनल एरियाज होते हैं किसी संस्था में उसके लिए बनाए जाते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट के लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया परचेज के लिए, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या है, ग्रुप है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है कॉमन की परचेज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिन परचेज करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट जब तक संस्था चलेगी तब तक परचेज करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब तक संस्था में प्रोडक्शन होगा तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करेगा, लंबे समय तक वो काम करता रहता है। ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ग्रुप। अब इनफॉर्मल ग्रुप वो होते हैं ऐसे ग्रुप जिनका पर्पस होता है अदर देन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, संस्थागत उद्देश्य है, उनके अलावा अन्य पर्पजेज के लिए जो ग्रुप्स बन जाते हैं या बनाए जाते हैं उनको हम इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। अब इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से आते हैं। अब जो ट्रेन से आते हैं, मान लो एक बाकी जो लोग हैं कुछ पर्सनल व्हीकल से आते हैं। अब जो ट्रेन से आते हैं उन लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि उनका जाने का समय जो होगा ट्रेन का समय एक ही है, तो वो सब बुला करके एक दूसरे को चलते हैं। धीरे धीरे क्या है, उनका आपस में एक ग्रुप बन जाता है, अफेक्शन क्रिएट हो जाता है, आपस में लगाव हो जाता है, एक दूसरे को बुला के लाते हैं, समय हो गया चलिए अब एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप बनते हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप कहलाते हैं। पर्सनल नीड, सोशल नीड या एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हर एक संस्था में होते हैं कि कुछ लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो जो स्मोकर्स होते हैं उनका अलग ग्रुप बन जाता है। कुछ लोग होते हैं जो गेम खेलते हैं बीच में, मान लो 20 मिनट का ब्रेक होता है किसी संस्था में, उनको लगता है कि वो छोटा मोटा गेम खेल लेंगे कुछ देर के लिए, वो इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। अब ये जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं ये भी 3 तरीके के हो सकते हैं जनरली, इंटरेस्ट ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इंटरेस्ट ग्रुप से, इसमें वो लोग शामिल होते हैं जिनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे एक विद्यालय के कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया कि भाई वो स्टडी किया करेंगे शाम को 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठकर, या बाहर कहीं भी, या किसी रूम में या ग्राउंड में या किसी हॉस्टल के किसी एक रूम में बैठ करके। तो उनका क्या हो गया, एक स्पेसिफिक इनका कॉमन इंटरेस्ट है कि भाई सब स्टडी करेंगे, तो उसके लिए ग्रुप बनाया है, तो ये एक इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। जिनको इंटरेस्ट होगा वो आएंगे इस तरह का स्टडी करने का, इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। फ्रेंडशिप ग्रुप्स, फ्रेंडशिप ग्रुप्स जो होते हैं ये बनते हैं मेंबर्स के अन्य कारणों से, जैसे सोशल एक्टिविटीज की वजह से। मान लो कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं सिमिलर टाइप की, वो कोई सिमिलर पॉलिटिकल बिलीफ है, कोई रिलीजियस वैल्यूज है, या अन्य कोई बॉन्ड हो सकते हैं उनके, ये फ्रेंडशिप ग्रुप होते हैं। इसमें क्या है कि जैसे मान लो कुछ लोग हैं और अगर प्रेजेंट का सिनेरियो ले, मान लो कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो फ्रेंडशिप ग्रुप कहलाएगा वो एक जैसे विचार होंगे, दरअसल उनकी फीलिंग्स मेल खाती हैं एक दूसरे से, और उनको एक दूसरे से मिलना बात करना अच्छा लगता है। इसलिए धीरे धीरे क्या करेंगे कि वो जो बीजेपी में, मतलब बीजेपी के जो समर्थक हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा, जो बीजेपी के समर्थक नहीं है उनका एक ग्रुप बन जाएगा, या ऐसे रिलीजियस वैल्यूज होती हैं जो एक रिलीजन को मानने वाले हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा। ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम फ्रेंडशिप ग्रुप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस ग्रुप्स। अब रेफरेंस ग्रुप जो होते हैं ये बनता है, रेफरेंस ग्रुप उस समय पे जब लोग एवेल्युएट करते हैं अपने आप को टू फॉर्म देयर ओन एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीफ, बिहेवियर, यानी कि ये उस समय बनता है लोगों के बीच में जब उनको ये लगता है कि कुछ लोगों के कुछ खास एटीट्यूड है, तो वो उससे अपने आप की तुलना करने लग जाते हैं कि अब इसके एटीट्यूड में मेरे एटीट्यूड में क्या अंतर है, उनकी वैल्यूज में, बिलीफ में, बिहेवियर में, और उनका जैसा बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप्स रहते हैं वो रेफरेंस ग्रुप कहलाते हैं। तो अभी तक हमने ग्रुप के बारे में देखा, ग्रुप का मीनिंग और ग्रुप के टाइप्स। अब देखते हैं कि ये जो ग्रुप डायनामिक्स है, जो हमारा टॉपिक है, ये है क्या। ग्रुप डायनामिक्स रेफर्स टू द एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रुप। देखिए अभी तक हम जान चुके हैं ग्रुप का मतलब होता है जब कई लोग किसी समूह में समान उद्देश्य के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए मिलकर के काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह एक ग्रुप क्रिएट होता है। अब इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये एक ग्रुप बन गया हमारा। तो ग्रुप डायनेमिक्स क्या है? ग्रुप डायनेमिक्स है कि इसका एटीट्यूडनल
और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो लोग इस ग्रुप में हैं उनका एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस टाइप के उनके एटीट्यूड है इस ग्रुप के, और बिहेवियर किस टाइप का इनका। देखो देखने में आता है जनरली कि एक ग्रुप में जो लोग रहते हैं उनका धीरे धीरे एटीट्यूड एक जैसा बनने लग जाता है, जो उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उनके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं किसी संस्था में, तो स्पोर्ट्स वाले लोग एक ग्रुप में आ गए, अब उनका जो एटीट्यूडनल होगा, बिहेवियर होगा, वो और उनसे अलग हो सकता है बाकी ग्रुप से। तो यही ग्रुप डायनामिक्स है। ये ग्रुप डायनामिक्स हमें ये समझने में मदद करता है। इट इज ए सोशल प्रोसेस, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है बाई विच पीपल इंटरेक्ट फेस टू फेस इन ए ग्रुप एनवायरनमेंट। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंदर लोग फेस टू फेस ग्रुप एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं आपस में, मतलब जिस टाइप का उनका एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है जिस ग्रुप में लोगों का, उसी तरह से वो फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के या बाहरी लोगों के भी साथ में। इससे हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप की स्टडी करने में मदद मिलती है ग्रुप डायनामिक्स से। और केवल स्टडी करने में मदद नहीं मिलती, जैसा कि हम बात करते हैं कि भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका एक कारण होता है। हम स्टडी अगर ग्रुप डायनामिक्स को करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, तो हम क्यों कर रहे हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ही हमारा मकसद होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का जो बिहेवियर है उसको स्टडी क्यों करते हैं, उसको स्टडी इसलिए करते हैं ताकि उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज फ्रेम कर सकें। दूसरी बात, हम जो ग्रुप के बिहेवियर है उसको स्टडी कर लेंगे तो हम उसके बाद ये सोच पाएंगे कि उस बिहेवियर को हमें अपनी संस्था के हित में कैसे काम लाना है, तो वैसी पॉलिसी बना पाएंगे। तो इससे क्या है, साथ ही साथ हम ग्रुप का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे, संस्था के हित में लग जाए। ये सब कारण होता है, हम किसी चीज को स्टडी करते हैं ताकि हम उस पर उसको अपने बेनिफिट में ट्रांसफर कर सकें। ठीक वैसे ही जब हम ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं तो हम एक ग्रुप के जो डायनामिज्म है, एक ग्रुप में लोगों का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, उसको स्टडी इसलिए करते हैं ताकि उस ग्रुप की जो फोर्स है उसको अपनी संस्था के हित में यूज कर सकें हम। और कब करेंगे, जब हम उनका जो बिहेवियर है, उस ग्रुप के जो डायनेमिक्स है, उस ग्रुप का जो सिस्टम है, उस ग्रुप का जो कल्चर है, उस ग्रुप का जो एटीट्यूड है, जब हम उसको समझ पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू टकमैन्स थ्योरी देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। अब ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बताई हैं, लेकिन जो टकमैन्स थ्योरी है इनके अनुसार 5 स्टेजेस बताई हैं कि एक ग्रुप कैसे डेवलप होता है, कैसे कैसे बनता है ग्रुप संस्था में, उसकी इन्होंने 5 स्टेज बताई हैं। और इनके ऊपर नेट में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है और बाकी एग्जाम में भी आने की संभावना रहती है। तो 5 जो स्टेज है ग्रुप निर्माण की, समूह निर्माण की, सबसे पहला फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग। इसको याद रख सकते हैं FSNPA, FSNPA शॉर्ट फॉर्म करके। सबसे पहला फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या है, ग्रुप की कौन सी स्टेज है, तो ग्रुप की पहली स्टेज है, जाहिर सी बात है सबसे पहले इसी का यूज कर रहे हैं तो पहली स्टेज होगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट। ये समूह के विकास में पहली स्टेज होती है, यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय सम कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी, जो कि कैरेक्टराइज होती है, मतलब जिसकी विशेषता हमें मिलती है उसमें कंफ्यूजन रहती है और अनसर्टेनिटी रहती है। देखिए जब शुरुआत में कोई ग्रुप बनता है, कोई समूह बनता है, लोग आपस में मिलते हैं, जब शुरू में मिलते हैं लोग तो एक दूसरे की वो आदतों से, एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव क्या है, चाहत क्या है, इच्छाएं क्या हैं, उनसे वो अनभिज्ञ रहते हैं, उनको वो जानते नहीं है, अनअवेयर रहते हैं। तो शुरू में क्या हो रहती है, कंफ्यूजन रहती है, अनिश्चितता रहती है, पता नहीं किसी का कैसा बिहेवियर होगा, पता नहीं ये व्यक्ति कैसा होगा। इट इज एन ओरिएंटेशन पीरियड। ये ओरिएंटेशन पीरियड होता है व्हेन मेंबर्स गेट टू नो वन अनदर, जिसमें एक दूसरे को लोग जानते हैं, एंड शेयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द ग्रुप, और ग्रुप के बारे में अपने एक्सपेक्टेशंस को शेयर करते हैं। दरअसल ये ग्रुप निर्माण की पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, जब लोग एक ग्रुप में मतलब वो होने की कोशिश करते हैं किसी कारण से। मान लो वो एक जगह से आ रहे हैं तो ग्रुप बन सकता है, वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ग्रुप बन सकता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स एक हैं तो ग्रुप बन सकता है। तो चाहे जो भी हो सिचुएशन, लेकिन शुरू में सब लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, तो इसलिए उनको एक दूसरे से कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है ग्रुप फॉर्मेशन में वो है स्टॉर्मिंग।
फॉर्मिंग के बाद स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग कौन सी स्टेज होती है? ये सेकंड स्टेज है ग्रुप डेवलपमेंट की, जिसमें इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लोग धीरे धीरे आपस में मिलने जुलने लगते हैं। जब आपस में मिलते हैं तो हमें पता है कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो लोगों की आदतें भी अलग अलग होती हैं धीरे धीरे, इसलिए क्या होता है उनमें इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि एक जैसे ग्रुप में वो आ तो गए किसी कारण से, लेकिन आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उनमें। मेंबर्स ऑफन चैलेंज ग्रुप गोल्स। अब मेंबर्स तकरीबन ऐसा करते हैं, ग्रुप के जो गोल है उसको चैलेंज करते हैं। कोई कहेगा कि ऐसा तो होगा ही नहीं, इतना काम दे दिया, ये कैसे होगा, कोई कहेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, अपने अपने तरीके बताएंगे, तो एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं। स्ट्रगल फॉर पावर, साथ ही साथ वो पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ग्रुप में जो मेरा प्लेस है वो और उनसे थोड़ा सा ज्यादा रहे, तो अपने आप को वो इफेक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं। मेंबर्स ऑफन वॉइस कंसर्न एंड क्रिटिसिज्म इन दिस फेज। ज्यादातर मेंबर्स इस फेज में कंसर्न जाहिर करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं और क्रिटिसिज्म भी करते हैं दूसरे लोगों की या ग्रुप की। नेक्स्ट थर्ड स्टेज है नॉर्मिंग। इस स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में कि जो स्टॉर्मिंग में सिचुएशन होती है, जो स्टॉर्मिंग में सिचुएशन बनती है कि लोग एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, वो स्ट्रगल की सिचुएशन में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि एक ग्रुप बन रहा होता है, धीरे धीरे उनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो डाउन होती हैं और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि वो ये समझने लगते हैं कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कि उसके जो इच्छा है अलग हो सकती है, उसका जो तरीका है वो अलग हो सकता है। एंड शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एट दिस स्टेज ग्रुप मेंबर्स विल बिगिन टू डेवलप ए फीलिंग ऑफ ग्रुप। धीरे धीरे उनमें एक ग्रुप की फीलिंग होने लगती है, यानी कि एक दूसरे को अगर शुरू में वो नापसंद भी करते थे तो क्योंकि कंटिन्यूअसली वो साथ साथ रहते हैं, जब साथ साथ रहते हैं तो एक ग्रुप का लगाव उत्पन्न हो जाता है, ग्रुप कोहेशन होने लगता है, यानी कि लगाव उत्पन्न होता है उनमें। एन आइडेंटिटी, और एक अपने आप में एक ग्रुप आइडेंटिटी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग मेंबर्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के बीच में डिवाइडेड कर दी जाती है, यानी कि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंप दिया जाता है। एंड ग्रुप डिसाइड्स हाउ इट विल इवैल्यूएट प्रोग्रेस, और ग्रुप तय करता है कि किस तरीके से वो अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करेगा, यानी कि यहाँ पे अब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है सिचुएशन को, और नॉर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं ग्रुप के, और ग्रुप एक आपस में एक बेटर ग्रुप बनने लग जाता है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग। अब ये जो स्टेज है परफॉर्मिंग, इसमें दिस इज द फोर्थ स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट विच अकर्स व्हेन द ग्रुप हैज मैच्योर्ड। ये सिचुएशन तब आती है परफॉर्मिंग जब ग्रुप मैच्योर हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाने का मतलब है एक दूसरे पे अच्छा यकीन करने लग जाते हैं, एक दूसरे की बातों पर विश्वास करने लग जाते हैं, लगाव ज्यादा बन जाता है उनका। एंड अटेन्स ए फीलिंग ऑफ कोहेसिवनेस, और अब वो फील करने लगते हैं लगाव, फीलिंग ऑफ कोहेसिवनेस, यानी कि उनमें आपस में एक नियरनेस, एक नजदीकी महसूस करते हैं। एट दिस स्टेज द ग्रुप इज फुल्ली फंक्शनल। इस स्टेज में ग्रुप पूरी तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, फंक्शनल हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग के बाद आती है लास्ट स्टेज, एडजॉर्निंग स्टेज। एडजॉर्निंग यानी कि जहां से चले थे फिर से वहीं पहुंचना शुरू कर देते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय डिसबैंडमेंट ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप का डिसबैंडमेंट यानी कि डिसोल्व होना शुरू हो सकता है। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफन एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ क्लोजर एंड सैडनेस एज दे प्रिपेयर टू लीव। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, वो ग्रुप के क्लोजर को फील करने लगते हैं, सैडनेस फील करते हैं। तो ये लास्ट स्टेज है ग्रुप फॉर्मेशन की। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। अब ग्रुप फॉर्मेशन की कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं और इनके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, नेट एग्जाम में भी आया है और पीजीटी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है, डीएसएसएसबी में से क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरी ऑफ प्रोपेंक्टी। सबसे पहले प्रोपेंक्टी यानी कि नियरनेस, पीपल एसोसिएट विद वन अनदर ड्यू टू जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी क्या है कि मान लीजिए कुछ लोग किसी संस्था में काम करते हैं,
अब वो आपस में मिलते हैं तो पता चलता है, एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई एक कहाँ से है, दूसरा कहाँ से है, तो पता चला कि आप कहाँ से हो, उसने बताया कि मैं हरियाणा से हूँ, दूसरे ने कहा मैं भी हरियाणा से हूँ। तो क्या होगा, बाकी लोग भी उसे मिलेंगे, कोई कहेगा मैं बिहार से हूँ, कोई कहेगा मैं यूपी से हूँ, कोई कहेगा महाराष्ट्र से हूँ, कोई कहेगा वेस्ट बंगाल से हूँ। लेकिन जो हरियाणा वाले को जब हरियाणा वाला मिलेगा तो उसको एक हल्का सा लगेगा कि भाई ये मेरे ही एरिया का है। तो इस कारण से भी ग्रुप क्रिएट होते हैं, इस कारण से भी लगाव होता है। अगर कोई पर्सन बिहार से है, अब उसको दूसरा भी मिल जाएगा यहाँ पे बिहार से आया हुआ, तो थोड़ा सा लगाव उनमें इस नाते भी होगा। तो जब इस वजह से ग्रुप क्रिएट होता है तो उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोपेंगिटी। नेक्स्ट है ह्यूमन्स इंटरेक्शन थ्योरी और थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम। ये ह्यूमन्स की इंटरेक्शन थ्योरी है, इसको हम थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम भी बोलते हैं। ये थ्योरी बात करती है कि ग्रुप क्रिएट जो होते हैं उनका ये भी कारण हो सकता है इंटर रिलेटेडनेस ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्टिविटीज, इंटरेक्शन, सेंटिमेंट्स, लोगों के बीच में एक्टिविटीज या उनका इंटरेक्शन या उनके सेंटिमेंट्स जब आपस में इंटर रिलेटेड हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो इस कारण से जब ग्रुप बनता है तो हम उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम। नेक्स्ट है बैलेंस थ्योरी। जो बैलेंस थ्योरी है ये ऊपर की दोनों थ्योरीज का एक तरह से मेल है। इसमें लोग सिमिलर एटीट्यूड रखते हैं टुवार्ड सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, किसी विशिष्ट उद्देश्यों के प्रति वो एक जैसा एटीट्यूड रखते हैं। इन गोल्स टेंड टू फॉर्म ए ग्रुप, वो एक ग्रुप फॉर्म करने के लिए सेम ऑब्जेक्ट और गोल उनके रहते हैं, सिमिलर एटीट्यूड रहता है, एक जैसा दृष्टिकोण रहता है। अब ये एक जैसा दृष्टिकोण इसलिए हो सकता है कि प्रोपेंगिटी की वजह से हो सकता है कि एक जगह से आए हैं, या उनका जो एक्टिविटीज है उन दोनों में मान लो सिमिलरिटी है तो उस वजह से भी हो सकता है। तो बैलेंस थ्योरी जो है ये बैलेंस है और ये पिछली दोनों थ्योरीज को अपने आप में शामिल करती है। नेक्स्ट है एक्सचेंज थ्योरी। एक्सचेंज थ्योरी जो है वो पिछली ये तो तीनों थ्योरीज हैं, प्रोपेंगिटी, इसके अलावा बैलेंस थ्योरी और ह्यूमन्स थ्योरी, इन तीनों का मेल भी है। और एक्सचेंज थ्योरी बात करती है इस पे कि इट इज बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड इट्स कॉस्ट, यानी कि ये इसमें एक ग्रुप में जब कोई व्यक्ति आता है तो ये देखता है कि अगर मैं इस ग्रुप में शामिल होता हूं या मैं ग्रुप क्रिएट करता हूं तो इसका मुझे क्या फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे ये रिवार्ड एंड कॉस्ट का मतलब कोई मॉनेटरी नहीं है जरूरी कि कोई पैसे से रिलेटेड है। ये ऐसा होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप बन गया कि वो सुबह सुबह घूमने जाते हैं, अब वहां पे एक व्यक्ति उस ग्रुप में शामिल हो गया, वो भी घूमने जाता है, तो क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको रिवार्ड दिख रहा है कि भाई जाएगा तो वो भी घूमेगा उनके साथ, उसका भी एंटरटेनमेंट होगा, घूमना भी हो जाएगा, एक टाइम भी बन जाएगा। अब इसकी कॉस्ट भी हो सकती है, कॉस्ट ये हो सकती है क्योंकि कई लोग जाते हैं घूमने तो उसको कभी उनका वेट भी करना पड़ सकता है। उनमें से अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा जो बात करता है, बात करने का स्टाइल उसका अच्छा नहीं है तो इसको बियर भी करना पड़ेगा, डेली इनके साथ जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बातूनी होता है तो ये हो सकता है बोर हो जाए। लेकिन अब ये ग्रुप में कब रहेगा, ये तब रहेगा जब रिवार्ड और कॉस्ट दोनों मैच करेंगे, यानी कि इसको लगेगा कि जितना मुझे कॉस्ट पड़ रहा है, कॉस्ट का मतलब जितना इसको बियर करना पड़ रहा है, भाई थोड़ा सा ये बोर हो जाता है बातें सुन के, लेकिन अब ये देखेगा लेकिन फायदा भी है, इनके साथ घूम भी लेता हूं, मन भी लग जाता है। तो जब दोनों बातें बैलेंस में आ जाती हैं, यानी कि दोनों बातों का जो एक्सचेंज है वो ऐसा हो जाता है कि इसको फायदा दिखता है, तो ये इस ग्रुप में बना रहता है। अब ग्रुप में ही एक बात आई थी डायनामिक्स से रिलेटेड, कोहेसिवनेस, यानी कि जो ग्रुप है उसमें कोहेसिवनेस बनता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। कोहेसिवनेस क्या है? इट इज द डिग्री टू विच मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू द ग्रुप। यह कोहेसिवनेस वो डिग्री है जो हमें यह बताती है कि मेंबर्स ग्रुप के प्रति कितने अट्रैक्टेड हैं। कोहेसिवनेस ज्यादा होगा तो लोग अपने ग्रुप के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। इट इज रिलेटेड टू होमोजेनिटी ऑफ इंटरेस्ट। यह संबंधित है लोगों की होमोजेनिटी से, यानी कि एक जैसा इंटरेस्ट, एक जैसी वैल्यूज, एक जैसा एटीट्यूड, एक जैसे बैकग्राउंड फैक्टर्स। जब ये एक जैसे हो जाएंगे, होमोजेनिटी हो जाएगी, होमोजेनिटी मतलब एक जैसे हो जाएंगे सभी के इंटरेस्ट, तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा ग्रुप में। अकॉर्डिंग टू रेंसिस लिकार्ट, रेंसिस लिकार्ट कहते हैं कोहेसिवनेस इज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मेंबर्स टुवर्ड्स द ग्रुप और रेजिस्टेंस ऑफ द मेंबर्स लीविंग इट। कोहेसिवनेस है यानी कि ये लगाव है अपने ग्रुप के प्रति मेंबर्स का,
या इसको यूं कहें कि ये मेंबर्स अपने ग्रुप को छोड़ने के प्रति जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, जब कोहेसिवनेस हमको होगा तो वो रेजिस्ट करेंगे, ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो यही उनका लगाव भी है। अकॉर्डिंग टू कार्टराइट देयर आर 4 प्रिंसिपल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोहेसिवनेस। कार्टराइट के अनुसार जो कोहेसिवनेस है यानी कि ग्रुप के प्रति जो लगाव रहता है उसके 4 कॉन्सिक्वेंसेज, मुख्य कॉन्सिक्वेंस निकलते हैं, परिणाम होते हैं। वो है सबसे पहले एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप टू रिटेन इट्स मेंबर्स, यानी कि जब कोहेसिवनेस होगा तो वहां पे ये ग्रुप की एबिलिटी को बताएगा कि वो अपने मेंबर्स को रिटेन करेगा, यानी कि बांधे रखेगा ग्रुप अपने साथ। तो ये एबिलिटी क्रिएट करेगा ग्रुप में, जो कोहेसिवनेस है वो ग्रुप में ये एबिलिटी उत्पन्न करेगा कि लोग छोड़कर नहीं जाएंगे ग्रुप को। पावर, ये पावर क्रिएट करेगा ग्रुप के पास, पावर ऑफ द ग्रुप टू इन्फ्लुएंस इट्स मेंबर्स, यानी कि जब लोग कोहेसिवनेस यानी कि जब लोगों में लगाव रहेगा अपने ग्रुप से तो ये ग्रुप की एक पावर बन जाएगी इससे कि वो मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, यानी कि जब अपना समूह जो कराना चाहेगा मेंबर्स उस हिसाब से काम करेंगे क्योंकि उनको अपने समूह से लगाव है। डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन एंड लॉयल्टी ऑफ मेंबर्स, ये डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन यानी कि हाई लेवल का पार्टिसिपेशन होगा लोगों में, जितना ज्यादा कोहेसिवनेस, जितना ज्यादा लगाव होगा ग्रुप के प्रति, अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा लोगों का। और लॉयलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे अपने ग्रुप के। एंड फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर्स, और इस सब के परिणाम स्वरूप क्या होगा, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आएगी, लोग सिक्योर फील करेंगे अपने ग्रुप में क्योंकि उनको लगेगा कि उनके ग्रुप में रहने से उनको फायदा है। मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, यह केवल कॉमर्स ही नहीं बल्कि ये सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम डिस्कस करेंगे मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स, 3 मेजर टर्म्स हैं जो मोटिवेशन में यूज होती हैं, इनको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोटिव की। मोटिव से पहले दरअसल नीड को जानना चाहिए, नीड क्या होती है, और नीड के आधार पे ही फिर आगे हम मोटिव और मोटिवेशन को समझेंगे। नीड का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को किसी चीज की कोई कमी फील होती है, मीन्स फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी समथिंग इज नीड। जैसे अगर किसी को भूख लगी है तो उसको नीड होगी खाने की, तो इसी तरह फूड की नीड होगी क्योंकि उसको महसूस होगा कि अब उसको एक कमी महसूस हो रही है अपने बॉडी में। नीड से ही आगे मोटिव जन्म लेता है। मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेज, एक्टिवेट्स और मूव्स इन डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड गोल्स। जब नीड हमको रियलाइज होती है तो उससे मोटिव बनता है। मोटिव वो अंदर की मन स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति एनर्जाइज होता है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे हंगर, थर्स्ट, सिक्योरिटी, एफिलिएशन, नीड फॉर कंफर्ट, रिकॉग्निशन एटसेट्रा। अब मोटिवेशन, मोटिवेशन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है कि वो अपने गोल्स को, जो डिजायर्ड गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम करें। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ पीपल। मोटिवेशन काम करता है लोगों की नीड को सेटिस्फाई कराने में मदद करता है। तो मोटिवेशन का काम होता है लोगों को नीड फील कराना, उसके बाद उनको मोटिव क्रिएट करना उनके अंतर्गत ताकि वो स्वयं काम करने लगे। नेक्स्ट है मोटिवेटर। मोटिवेटर इज द टेक्निक जो यूज की जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। उन सारी टेक्निक्स को, टूल्स को हम मोटिवेटर बोल सकते हैं। मोटिवेटर्स में जो मैनेजर्स है वो यूज करते हैं पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज लोगों को मोटिवेट करते हैं, इसलिए इनको मोटिवेटर्स बोलते हैं। अब है प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की प्रक्रिया कैसे चलती है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है अनसेटिस्फाइड नीड एंड मोटिव्स, यानी कि अगर हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसको उसकी अनसेटिस्फाइड नीड को रिकॉग्नाइज कराना होगा ताकि उसको पता चले ये उसकी नीड है। जैसे एक व्यक्ति को हम बताएं कि स्टेटस की नीड है, उसको महसूस कराएंगे कि आपको हायर स्टेटस की नीड है। हम किसी को कहेंगे आपको ज़्यादा मनी अर्न करने की ज़रूरत है। हम किसी को कहेंगे आपको सेफ्टी की नीड है। तो नीड सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड नीड के बारे में लोगों को जानकारी देना, और मोटिव्स, जब अनसेटिस्फाइड नीड होते हैं तो उनका मोटिव क्रिएट होता है। इसके बाद टेंशन, जब लोगों को ये पता चलता है कि उनकी जो नीड्स हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं तो टेंशन क्रिएट होती है। ऑटोमेटिकली ये सारी प्रोसेस
चलती है। ऐसा नहीं है जरूरी कि हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति ही मोटिवेट कराएगा, स्वयं भी लोग मोटिवेट होते हैं जब उनको अपनी अनसेटिस्फाइड नीड पता चलती है, या जो लीडर है वो ये काम कराता है, रियलाइज कराने का काम करता है। टेंशन क्रिएट होती है लोगों को अनसेटिस्फाइड नीड की वजह से, क्योंकि उनकी जो नीड है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई है, इसलिए उनको टेंशन क्रिएट होगी। जब टेंशन क्रिएट होगी तो वो एक्शन यानी कि काम करेंगे, वो काम करेंगे जिससे उनकी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। उनके जो नीड और मोटिव्स हैं जिनको वो प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसे अचीव होगा, उसके लिए वो एक्शन करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद जब वो एक्शन करते हैं, काम करते हैं और उनकी नीड अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इससे गोल एकम्प्लिशमेंट कहा जाता है, यानी कि उनका जो गोल था वो एकम्प्लिश हुआ। इसके बाद फीडबैक, फीडबैक यानी कि वो उन्होंने सेटिस्फैक्शन कितना फील किया, क्या उनको ये जो मोटिव था वो ठीक तरीके से सेटिस्फैक्शन में बदला। इस प्रकार से फीडबैक ली जाती है मैनेजर्स के द्वारा, ताकि वो एम्प्लॉयज के लिए फ्यूचर के लिए फिर से मोटिवेशन प्लान बना सकें। कोई मोटिवेशन एक प्रोसेस जब पूरी हो जाती है तो फिर से उनकी नई अनसेटिस्फाइड नीड जन्म ले देती हैं और फिर यही प्रोसेस चलती रहती है। मोटिवेटर्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो एक व्यक्ति के अंदर से आती है, यूजुअली ड्रिवन बाय इंडिविजुअल्स नीड, लोगों की जो स्वयं की नीड होती है उनसे क्रिएट होती है, टू डू समथिंग फॉर देमसेल्फ, जिसमें वो सोचते हैं कि उनको कुछ करना है। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, ये किसी बाहरी सोर्स से आती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा बाहर से आएगी। कैटेगरीज ऑफ इंसेंटिव टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। अब जो इंसेंटिव है वो कौन कौन से हो सकते हैं जो लोगों को मोटिवेट कराने में मदद करते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, मोनेटरी इंसेंटिव हो सकते हैं, नॉन मोनेटरी हो सकते हैं। मोनेटरी इंसेंटिव होते हैं जहां पे मनी वैल्यू में कुछ रिवार्ड मिलता है, उनको बेटर पे मिलती है, सैलरीज मिलती है, बोनस मिलता है। इसके अलावा नॉन मोनेटरी इंसेंटिव, नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स वो होते हैं जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको हम नॉन मोनेटरी बोलते हैं। ये लोगों को अन्य प्रकार से उनको सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। ये मॉरल सेटिस्फैक्शन हो सकती है, सोशल सेटिस्फैक्शन हो सकती है। ये ऐसे जो इंसेंटिव्स होते हैं वो लोगों की ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, सर्विस की सिक्योरिटी देना कि आपकी जो जॉब है वो सेफ है, सिक्योर है। प्रेज और रिकॉग्निशन, जॉब एनरिचमेंट यानी कि उनका जो जॉब है उसको एनरिच करना, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, ये सभी नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं। अब आता है जो इंसेंटिव्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव इंसेंटिव और नेगेटिव इंसेंटिव। इस आधार पे, पॉजिटिविटी के आधार पे, पॉजिटिव इंसेंटिव्स ऐसे इंसेंटिव होते हैं जिनको प्राप्त करके एम्प्लॉय बेटर फील करता है, गुड फील करता है। ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है इनके पीछे, जैसे प्रमोशन, प्रेज, रिकॉग्निशन, पार्क्स, अलाउंसेस, सैलरी, बोनस, ये सब। इसके अलावा नेगेटिव इंसेंटिव्स जो होते हैं, नेगेटिव इंसेंटिव्स जो होते हैं वो नेगेटिव उनकी अप्रोच होती है और उनसे एक एम्प्लॉय दूर होना चाहता है, उनको प्राप्त करना नहीं चाहता है। नेगेटिव इंसेंटिव्स होते हैं जैसे कि डिमोशन, ट्रांसफर, फाइन्स, पेनल्टी, ये तब किए जाते हैं ताकि कोई एम्प्लॉय गलती ना करे। इस काम के लिए नेगेटिव इंसेंटिव यूज किए जाते हैं, और कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करे इसके लिए पॉजिटिव इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं। अब बात आती है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का मतलब है कि जो थिंकर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट्स के, उन्होंने मोटिवेशन के बारे में क्या क्या अप्रोचेस दी हैं, क्या क्या थ्योरीज दी हैं, कौन कौन से मॉडल्स बनाए हैं, उन्होंने क्या सुझाया है, क्या सजेशंस दिए हैं कि किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लोग क्लासीफाई करते हैं मोटिवेशन की थ्योरीज को। समय समय पर विभिन्न थ्योरीज आई हैं, हम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं उनका वर्णन करेंगे और जो महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है उसका वर्णन करेंगे। हालांकि अपने अपने हिसाब से डिफरेंट थिंकर्स ने अलग अलग तरीकों से इनको क्लासीफाई किया थ्योरीज को। हम मेजर दो तरह की थ्योरीज में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। ट्रेडिशनल थ्योरीज को हम बांट सकते हैं फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, रिवार्ड थ्योरी और कैरेट एंड स्टिक थ्योरी में। और जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनको बांट सकते हैं कंटेंट थ्योरीज में और प्रोसेस थ्योरीज में। अब ट्रेडिशनल थ्योरीज में सबसे पहले बात करते हैं फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी की। ये थ्योरी नेगेटिव अप्रोच लेके चलती है, फोर्सिंग पीपल टू वर्क बाय थ्रेटनिंग टू पनिश और डिसमिस देम। ये थ्योरी इस चीज पे काम करती है कि लोगों को डराया जाता है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम आपको पनिश करेंगे या आपको डिसमिस कर देंगे। ये काफी पुरानी थ्योरीज हैं
और इसमें जो मानव हित है उनका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे एक अप्रोच जो अपनाई जाती है वो ऑटोक्रेटिक अप्रोच होती है, इसलिए इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है रिवार्ड थ्योरी। रिवार्ड थ्योरी जो है ये इसका उलट है फियर एंड पनिशमेंट का। रिवार्ड थ्योरी में जो एफर्ट्स किए जाते हैं वर्कर्स के द्वारा उनको रिवार्ड दिया जाता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका बोनस बढ़ेगा। ये उनको आकर्षित करने के लिए होती है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इसके बाद है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी में कॉम्बिनेशन है ये रिवार्ड थ्योरी का और पनिशमेंट थ्योरी का। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है कि रिवार्ड्स का मतलब यहाँ पे हो गया कैरेट और पनिशमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे स्टिक। लोगों को बताया जाता है कि इसमें जो अच्छा काम करेंगे उनको हम बेटर अपॉर्चुनिटीज देंगे, उनकी सैलरी बढ़ाएंगे, उनको प्रमोशन प्रोवाइड कराएंगे, और जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनकी हम सैलरी कम कर सकते हैं, उनका डिमोशन कर सकते हैं, उनको जॉब से निकाल सकते हैं। इस तरीके से कैरेट एंड स्टिक थ्योरी काम करती है। अब जो मॉडर्न थ्योरीज है उनको भी कई हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो मेजर इनका क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे केवल कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज उन थ्योरीज को कहा जाता है जिनका फोकस रहता है कंटेंट पे, यानी कि नीड्स पे फोकस रहता है कि व्हाट नीड पीपल लाइक, किस तरह की नीड लोगों की होती हैं, कौन सी नीड्स हैं जो उनको मोटिवेट कर सकती हैं, इन पे जो फोकस रहता है वो नीड पे रहता है। मेजर कंटेंट थ्योरी जो मुख्य कंटेंट थ्योरीज हैं उनमें मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी, हर्जबर्ग की मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी एंड मैक्लेलैंड की लर्निड नीड्स और थ्री नीड थ्योरी ये महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस थ्योरीज है, प्रोसेस थ्योरी में नीड पे फोकस नहीं किया जाता, बल्कि जो प्रोसेस थ्योरीज है वो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस पे फोकस करती हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति को मोटिवेशन को अफेक्ट किया जा सकता है। मेजर प्रोसेस थ्योरीज हैं, इनमें विक्टर ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी आती हैं। इसमें जो फोकस रहता है कंटेंट थ्योरीज में वो व्हाट पे रहता है कि व्हाट कैन मोटिवेट, और प्रोसेस थ्योरीज में जो फोकस रहता है वो हाउ पे रहता है कि हाउ द एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड, कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है। इसलिए ये प्रोसेस बेस्ड थ्योरीज कही जाती हैं। अब कुछ मेजर थ्योरीज को अलग से पढ़ लेते हैं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। नीड्स की हायरार्की क्योंकि उन्होंने बताई है, नीड्स का एक अनुक्रम, एक सीक्वेंस उन्होंने बताया है कि एक जो लोगों की नीड होती है उसका एक सीक्वेंस होता है कि आप पहली नीड को पूरा करेंगे तभी वो अगली नीड पे पहुंचता है। और इस तरीके से उस सीक्वेंस को समझने के पश्चात हम लोगों की नीड्स के बारे में बेटर आइडिया लगा सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। इसमें अब्राहम मास्लो ने 5 नीड्स बताई, लोगों की जो मेजर नीड्स होती हैं, जो मेजर क्लासिफिकेशन हो सकता है। इसमें सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड, इसको बेसिक नीड भी कहते हैं, फिर सिक्योरिटी नीड, फिर बिलोंगिंगनेस नीड, फिर एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मास्लो ने इन 5 नीड्स का एक सीक्वेंस बताया है कि सबसे पहले किसी पर्सन की जो नीड होती हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जब वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो अगली नीड उसकी सिक्योरिटी नीड्स आती हैं, और जब सिक्योरिटी नीड कंप्लीट हो जाती हैं तो बिलोंगिंगनेस नीड्स आती हैं, और उसके बाद एस्टीम नीड्स आती हैं, और जब ये पूरी हो जाती हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ऐसी नीड है जो कभी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। इनका एक क्रम बताया जिसमें सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड या बेसिक नीड इसको कहते हैं। बेसिक नीड सबसे पहले आती है, द मोस्ट बेसिक नीड फॉर फूड, वाटर एंड अदर फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं है उसको हम मोटिवेट करने के लिए उसकी बेसिक नीड्स का मदद ले सकते हैं कि भी अगर उसके पास ये बेसिक नीड उसकी पूरी नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि आपको हम काम देंगे, आपको पैसा मिलेगा ताकि आप अपने फूड, वाटर और अन्य जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनकी पूर्ति कर पाएं। लेकिन जब ये नीड उनकी पूरी हो जाती है तो आगे अब हम सेम नीड को सेटिस्फाई करके उनको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। जब पहली नीड उनकी पूरी हो जाती है, बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, तो हमें बताना पड़ता है कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, आपको जॉब सिक्योरिटी की जरूरत है, उससे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी नीड्स को सेफ्टी नीड्स भी कहते हैं, और इसमें ऐसी नीड्स आ जाती हैं चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, चाहे वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम ये सब शामिल आ जाता है। इसके बाद है बिलोंगिंगनेस नीड्स, इनको बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड या लव नीड भी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की ये दोनों नीड पूरी हो जाती हैं, बेसिक नीड
और सिक्योरिटी नीड, जब ये दोनों नीड जो लोअर लेवल की ये पूरी हो जाती हैं तो एक व्यक्ति को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसको हम आगे मोटिवेट कर सकते हैं इस तरीके से, फ्रेंडशिप, लव, एक्सेप्टेंस के माध्यम से, यानी कि सोसाइटी में उसका एक्सेप्टेंस हो, लोग उसको अपने साथ शामिल करते हों, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद जब ये नीड भी किसी की पूरी हो जाती है तो फिर उसकी एस्टीम नीड आ जाती है, यानी कि एक व्यक्ति का जब सोसाइटी में वो मिलने लगता है, उसके फ्रेंडशिप भी हो जाती है, उसका एफिलिएशन भी हो जाता है, लोगों से लगाव रहता है, सिक्योरिटी सेफ्टी नीड पूरी होती है, बेसिक नीड भी पूरी होती है, इतना वो कमा लेता है कि उसका गुजारा हो जाएगा। अब उसको मोटिवेट कराने के लिए हम उसको कोई पैसा दे करके, सैलरी दे करके मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। अगली नीड जो है वो एस्टीम नीड काम करती है, ईगो नीड, यानी कि वो अब चाहेगा कि लोगों से उसका जो स्टेटस है वो और ऊपर जाए, इसलिए इनको एस्टीम नीड, ईगो नीड्स को स्टेटस नीड भी बोलते हैं। एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग द रेस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स, वो अपनी नजर में भी सम्मान चाहता है और दूसरे भी उसका सम्मान करें। जब ये नीड भी किसी की पूरी हो जाती है, यानी कि जब किसी को हायर लेवल की जॉब्स मिल जाती हैं, तो उसके बाद उसकी अगली नीड होती है जिसकी वजह से वो जीवन पर्यंत काम करता रहता है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी है, मान लो मुकेश अंबानी है, उसकी बाकी सारी नीड कंप्लीट है, तो वो फिर भी किस लिए काम करते रहते हैं, मोटिवेशन, वो उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू द अचीवमेंट वंस ओन पोटेंशियल, यानी कि एक व्यक्ति अपने स्वयं का जो उसका पोटेंशियल है उसको प्राप्त करना चाहता है। अब स्वयं का पोटेंशियल जो होता है वो कभी कोई व्यक्ति, कारण ये होता है कि वह उसका पोटेंशियल जितना भी है अगर उसके बराबर उसने काम कर लिया तो एक बार वो सिचुएशन पाने के बाद उसको लगेगा कि उसका पोटेंशियल और हाई है, यानी कि वो हमेशा आगे से आगे जाने की कोशिश करता रहता है। और ये नीड है जो एक व्यक्ति से हमेशा काम कराती है, हमेशा उसको मोटिवेट बना के रख सकती है। इसके बाद आती है एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी एक्सटेंशन है मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी का ही। अल्डरफर ने सजेस्ट किया कि नीड कुड बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। अल्डरफर ने बताया कि जो नीड्स है उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाना चाहिए रादर देन 5। मास्लो ने 5 नीड्स की जो थ्योरी बताई, अल्डरफर ने कहा कि ये 3 नीड्स की होनी चाहिए, जिसमें ये जो 3 नीड्स इन्होंने बताई, ईआरजी की नीड्स उन्होंने बताई, इनको ईआरजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें ई एग्जिस्टेंस के लिए, आर रिलेटेडनेस के लिए और जी ग्रोथ के लिए। उन्होंने बताया कि अगर किसी पर्सन को मोटिवेट करना है या उसकी मोटिवेट करने वाली जो नीड्स हैं वो ये नीड्स हैं, एग्जिस्टेंस की नीड, रिलेटेडनेस की नीड और ग्रोथ नीड। जो एग्जिस्टेंस की नीड है ये मास्लो की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड से रिलेटेड है। फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी की जो नीड है वो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, यानी कि इनका कहना ये है कि किसी व्यक्ति की सबसे पहले जो नीड काम करती है वो एग्जिस्टेंस नीड होती है। वो चाहता है कि उसका एग्जिस्टेंस हो, एग्जिस्टेंस होने का मतलब है कि वो एग्जिस्ट करे, उसकी जो बेसिक नीड है वो भी पूरी हो जाए और उसको सेफ्टी भी प्राप्त हो, तो इससे उसको मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद एग्जिस्टेंस के बाद एक व्यक्ति रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस यानी कि वो रिलेशनशिप चाहता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चाहता है, इसमें उसकी जो नीड्स होती हैं, बिलोंगिंगनेस, मास्लो की जो नीड है वो शामिल होती हैं, और एस्टीम नीड्स जो होती हैं उनका पहला हिस्सा इसमें आ जाता है, यानी कि कुछ एस्टीम नीड्स और पूरी की पूरी बिलोंगिंगनेस नीड जो मास्लो की हैं वो आ जाती है रिलेटेडनेस नीड्स में। इसमें एक व्यक्ति ये चाहता है कि सोसाइटी में उसका मेल मिलाप हो और सोसाइटी में उसका सम्मान भी होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में आती है ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड जो होती है जो उससे जीवन भर काम कराती है। इसमें जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है मास्लो की वो आ जाती है, और इसके साथ साथ एस्टीम नीड्स का जो हायर नीड्स होती हैं एसटीएम में वो भी इसमें शामिल रहती हैं। नेक्स्ट है मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी। मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी इसको डेवलप किया फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने इस थ्योरी में बताया कि जो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके बारे में उन्होंने कहा कि कोई ऐसी हायरार्की नहीं होती है। मास्लो की नीड्स को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया कि उसकी कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जिनसे हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, लेकिन उन नीड्स का पूरा करना जरूरी होता है ताकि हम उसको, उसका जो लेवल है वो संस्था में बना रहे और वो डीमोरलाइज या डिससेटिस्फाई नहीं हो जाए। यानी कि कुछ नीड्स की जरूरत केवल हमें इसलिए होती है ताकि हम सेटिस्फैक्शन बनाए रखें, और कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो हायर लेवल की नीड्स होती हैं कि उनसे हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी पूर्ति नहीं भी होगी उन नीड्स की तो ऐसा नहीं कि कोई सेटिस्फाई नहीं रहेगा। तो उन्होंने नीड्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने कहा, हर्जबर्ग ने आर्ग्यू किया कि जो लोअर लेवल नीड्स होती हैं उनको हाइजीन फैक्टर्स भी कहा जाता है। वो मोटिवेट नहीं करते लोगों को बल्कि वो डिससेटिस्फाई होने से बचाते हैं लोगों को।
जबकि इंडिविजुअल्स को मोटिवेट अगर हम करना चाहते हैं तो उनके जो मोटिवेटर्स हैं यानी कि जो हायर लेवल नीड्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने सभी नीड्स को दो हिस्सों में बांट दिया। एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, इनको लोअर लेवल नीड्स कहते हैं। दूसरे होते हैं मोटिवेटर, इनको हायर लेवल नीड्स कहते हैं। जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये हाइजीन मेंटेन करने के लिए हैं। ये इसको इसलिए हेल्थ एंड हाइजीन थ्योरी भी बोला जाता है। ये हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं वो लोगों के सेटिस्फैक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए होते हैं, लेकिन अगर ये नीड को हम पूरा नहीं करेंगे तो लोग डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इनको पूरा कर देंगे तो वो मोटिवेट नहीं होंगे। तो ये पूरी करनी इसलिए जरूरी होते हैं ताकि लोग डिमोटिवेट ना हो, डिससेटिस्फाई ना हो। जबकि जो मोटिवेटर्स या हाई लेवल नीड्स होती हैं, ये इस तरह की नीड्स होती हैं कि अगर हम इनको पूरा नहीं करेंगे तो लोग डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, बट वो मोटिवेट भी नहीं होंगे। तो इन नीड्स की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम उनको मोटिवेट कर सकें। हाइजीन फैक्टर्स यानी कि जो लोअर लेवल नीड्स हैं इसमें आ जाते हैं इंप्रूविंग पे इंप्रूव करना, बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना, सेफ्टी प्रोवाइड कराना, और दूसरे जॉब से संबंधित जितनी भी नीड्स होती है उनको पूरा कराना। अगर इनको पूरा नहीं करेंगे तो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो डिससेटिस्फाई होने लगते हैं, लेकिन इनको पूरा करा देंगे तो वो सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। अब हाई लेवल नीड्स में आ जाते हैं इंक्रीज एम्प्लॉइज ऑटोनॉमी, एम्प्लॉय की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी बढ़ाना यानी कि उसको ज़्यादा पावर देना संस्था में, और अपॉर्चुनिटीज टू टेक ऑन एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, गेन रिकॉग्निशन एंड डेवलपिंग देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना। अगर हम इनको पूरा नहीं करेंगे तो वो ऐसा नहीं कि वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इनको पूरा नहीं करेंगे तो हम उनको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो दो तरह की नीड्स में इन्होंने इन दोनों सारी नीड्स को बांट दिया। नेक्स्ट है मैकलेलैंड्स लर्निड नीड्स थ्योरी। मैकलेलैंड्स की लर्निड नीड थ्योरी। मैकलेलैंड्स थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी नीड्स लर्न करते हैं अपनी कल्चर से, यानी कि जिस तरह की कल्चर होती है उसमें स्वयं वो अपनी नीड्स को जानते हैं, पहचान पाते हैं। थ्री ऑफ द प्राइमरी नीड्स, उनकी जो प्राइमरी नीड्स होती हैं वो होती है नीड फॉर एफिलेशन, एफिलेशन के लिए नीड, नीड फॉर पावर, पावर के लिए नीड, एंड नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट के लिए नीड। ये जो तीनों नीड्स हैं ये लोगों को मोटिवेट करने का काम करती हैं। सबसे पहली है नीड फॉर एफिलेशन। नीड फॉर एफिलेशन का मतलब है कि व्यक्ति की डिजायर टू इस्टेब्लिश सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स, एक व्यक्ति दूसरों से अच्छी सोशल रिलेशनशिप चाहता है। नेक्स्ट है नीड फॉर पावर। पावर में एक व्यक्ति की डिजायर होती है कि वो कंट्रोल करे अपने एनवायरनमेंट पे, यानी कि जो उससे रिलेटेड चीजें हैं उनको वो कंट्रोल करे और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखे। और तीसरी नीड होती है नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट में एक व्यक्ति अचीव करना चाहता है हायर स्टेटस, इसमें वो बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, चैलेंजिंग गोल्स को एक्सेप्ट करता है और परफॉर्मेंस फीडबैक ऑब्टेन करता है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के डेवलप करने वाले हैं विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम ने 1960 में ये थ्योरी डेवलप की। ब्रूम सजेस्ट करते हैं कि जो लोग होते हैं वो चूज करते हैं वर्क बिहेवियर्स दैट दे बिलीव लीड टू आउटकम्स दे वैल्यू, यानी कि लोग उस बिहेवियर को चूज करते हैं, उस काम को करना पसंद करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि इनसे वो आउटकम, वो रिजल्ट मिलेगा जिसको वो चाहते हैं, जिसकी उनको इच्छा होती है। इन डिसाइडिंग हाउ मच एफर्ट, यह डिसाइड करने में कि कितना एफर्ट किसी काम को, वर्क बिहेवियर को पूरा करने के लिए वो पुट करें, इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू कंसीडर, यानी कि वो अपना काम को करने के लिए कितना एफर्ट उनको लगाने की जरूरत होगी, उसके लिए वो कंसीडर करते हैं तीन चीजें, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है यहाँ पे कि डिग्री टू विच दे बिलीव दैट पुटिंग फोर्थ एफर्ट विल लीड टू ए गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब, एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो एफर्ट करेंगे तो परफॉर्मेंस लेवल वो अचीव कर पाएंगे। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब है परफॉर्मेंस के उस लेवल से है, उस डिग्री से है जिसमें वो ये सोचते हैं कि अगर वो इस परफॉर्मेंस लेवल को अचीव कर लेंगे तो उनका जो आउटकम है वो उनको रिवार्ड के रूप में किस प्रकार से या कितने तक मिल सकता है, किस डिग्री तक मिल सकता है। और बैलेंस का मतलब होता है कि किस सीमा तक, किस डिग्री तक उनका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो उनको मिल जाएगा अगर वो उतना परफॉर्म करेंगे, तो वो कितना उनके लिए अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग मोटिवेट होते हैं और काम करते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी के जो डेवलपर हैं
वो है जॉन स्टेसी एडम्स। ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिविजुअल्स एंगेज रहते हैं सोशल कंपैरिजन में, यानी कि वो कंपैरिजन करते हैं एफर्ट्स का और रिवार्ड का, यानी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है, उसके बदले में क्या रिवार्ड मिलता है। इन दोनों फैक्टर्स को वो क्या करते हैं, उन दोनों फैक्टर्स को वो कंपेयर करते हैं। परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों की ये धारणा अबाउट द फेयरनेस ऑफ देयर रिवार्ड रिलेटिव टू अदर इन्फ्लुएंसेस देयर लेवल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि उनकी यह धारणा कि कितना फेयर तरीके से उनके काम के बदले में उनको रिवार्ड मिल रहा है, ये उनके मोटिवेशन के लेवल को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। इक्विटी तब रहती है, लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो महसूस करते हैं, उस समय पर इक्विटी महसूस करते हैं जब उनको उसी रेशो में उनको उनके एफर्ट का रिवार्ड मिल रहा है जिस रेशो में दूसरे व्यक्तियों को उनके एफर्ट का रिवार्ड मिलता है। यानी कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं इतना पैसा हमें मिल रहा है, ये उसी रेशो में मिल रहा है जैसा बाकी लोग जितनी मेहनत करते हैं और उसके कंपैरिजन में उनको मिल रहा है। अगर सेम प्रोपोर्शन में मिल रहा है तो लोग उसको इक्विटी मानते हैं। इनइक्विटी लोगों को फील होती है उस समय जब उनको ये लगता है कि जितना एफर्ट वो कर रहे हैं उसके जिस रेशो में उनको रिवार्ड मिल रहा है उससे जो बाकी लोग हैं जिनसे वो कंपेयर कर रहे हैं उसकी तुलना में अगर उनको लगता है कि उन्हें कम मिल रहा है। यानी कि मान लो कि एक एम्प्लॉई है, वो 8 घंटे मेहनत करता है, 80 यूनिट बनाता है। दूसरा एम्प्लॉई है, वो भी 8 घंटे मेहनत करता है, 80 यूनिट बनाता है। उसको 500 रुपये मिलते हैं और इस एम्प्लॉई को 400 रुपये मिलते हैं। तो इसको लगेगा कि जब उतनी मेहनत वो भी करता है उतनी मेहनत मैं भी करता हूं तो मेरे को जो कम मिल रहा है, यानी कि इनइक्विटी है। अगर रेशो सेम रहेगा तो उसको इक्विटी महसूस होगी। जब इक्विटी महसूस होगी, समानता महसूस होगी, तो लोग मोटिवेट होंगे, और अगर इनइक्विटी होगी तो लोग डीमोटिवेट होंगे। गोल सेटिंग थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी को डेवलप किया एडविन लॉक एंड गैरी लैथम ने। गोल सेटिंग थ्योरी सजेस्ट करती है कि लोगों को उनके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए गोल्स काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लोगों के जो गोल हैं, ये गोल सेटिंग थ्योरी एम्फेसाइज करती है कि जो लोगों के गोल हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए और चैलेंजिंग होने चाहिए, जिनको पूरा करने में लोगों को मोटिवेशन फील हो। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के जो डेवलपर हैं वो है बी एफ स्किनर। इस थ्योरी को कंसीडर किया जाता है मोटिवेशन थ्योरी भी, साथ ही साथ इसको लर्निंग की थ्योरी भी माना जाता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि मोटिवेटेड बिहेवियर अकर्स, यानी कि मोटिवेटेड बिहेवियर अकर होता है एज ए रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्सर्स के परिणाम स्वरूप। अब ये रीइंफोर्सर क्या होते हैं? रीइंफोर्सर्स वो आउटकम होते हैं, वो रिजल्ट होते हैं जो एक व्यक्ति के बिहेवियर के कारण मिलते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर अगर एक पर्सन ने किया और उसके रिजल्ट में उसको जो आउटकम मिला कि अगर उसको बहुत अच्छा प्रेज मिला, प्रशंसा मिला, अगर उसको कोई अच्छी उपाधि मिल गई, अगर उसको अच्छा बोनस मिल गया इस बार, तो वो रीइंफोर्सर का काम करेगा उसके लिए, वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर का काम करेगा और वो बार बार वैसा बिहेवियर करना पसंद करेगा। दिस थ्योरी सजेस्ट, ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टडी द नीड्स और कॉग्निटिव प्रोसेस टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन। ये थ्योरी कहती है कि मोटिवेशन को समझने के लिए हमें नीड्स को या कॉग्निटिव प्रोसेस को समझने की जरूरत नहीं है, बट दैट इट इज ओनली नेसेसरी टू एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर। बल्कि हमको जो बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो परिणाम है, उनको एग्जामिन करने की जरूरत है कि जो पर्टिकुलर बिहेवियर था उसका परिणाम क्या रहा। बिहेवियर दैट इज रीइंफोर्स, वह बिहेवियर जिसका रीइंफोर्समेंट मिला, जिसका पॉजिटिव परिणाम मिला, वो कंटिन्यू रहेगा आगे भी। लेकिन ऐसा बिहेवियर जिसका जो परिणाम था वो नेगेटिव था, रिवार्ड नहीं मिला उसका, तो या पनिशमेंट मिल गया उसके बदले में, तो वैसा बिहेवियर कोई व्यक्ति नहीं करेगा। रीइंफोर्समेंट थ्योरी सजेस्ट करती है कि मैनेजर्स कैन इम्प्रूव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, मैनेजर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय ये प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन विच दे रीइंफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर्स एंड पनिश अनडिजायर्ड बिहेवियर। वो लोगों को उस तरीके से परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं कि लोगों के जो बिहेवियर डिजायर्ड है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्सर प्रोवाइड करें, और जिन लोगों का जो बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं है, अनडिजायर्ड बिहेवियर है, उसको पनिश करें, तो लोगों के बिहेवियर में सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड वाई। ये भी काफी महत्वपूर्ण थ्योरी है और इसको डेवलप करने वाले हैं डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर ने प्रोपाउंड किया थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। एक्स एंड वाई थ्योरी भी ये अलग से दो रूप में है, दो थ्योरीज हैं एक्चुअली ये,
थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, या यूं कहें कि एक ही थ्योरी के दो पहलू हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। थ्योरी एक्स एज्यूम करती है लोगों के बारे में नकारात्मक है ये थ्योरी, ये कहती है कि लोग लेजी हैं, दे हेट वर्क टू द एक्सटेंट दे अवॉइड इट, यानी कि लोग अवॉइड करना चाहते हैं, वर्क से हेट करते हैं। दे हैव नो एम्बिशन, लोगों को कोई एम्बिशन नहीं होती है, कोई व्यक्ति इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता है और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि लोगों से काम कराने के लिए हमें उन पर टाइट कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो वो काम को अवॉइड करेंगे, क्योंकि बाई नेचर वो काम करना नहीं चाहते हैं, काम से बचना चाहते हैं। जबकि थ्योरी वाई जो है ये एक पॉजिटिव थ्योरी है, ये एक्स थ्योरी के एकदम उलट है। ये एज्यूम करती है कि जो लोग होते हैं वो वर्किंग होते हैं, वो एम्बिशियस होते हैं, काम करना चाहते हैं और वो इतना नेचुरल समझते हैं काम को जितना कि खेल है। लोग एक्सेप्ट करते हैं, सीख करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लोग क्रिएटिव हैं और वो चेंज को रजिस्ट नहीं करते हैं बल्कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यानी कि जो डगलस मैकग्रेगर थे इन्होंने मैनेजर्स के दो टाइप बताए कि कुछ मैनेजर्स थ्योरी एक्स को मानने वाले हैं, कुछ मैनेजर्स थ्योरी वाई को मानने वाले हैं। नेक्स्ट है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड को इन्वेंट किया माना जाता है कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और मैनेजमेंट प्रोफेसर विलियम जी आउची थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया या इन्वेंट किया। हालांकि जो थ्योरी जेड है वो कोई एक थ्योरी नहीं है बल्कि ये कई थ्योरीज के एनालिसिस के बाद जो थ्योरी दी उसको थ्योरी जेड माना जाता है। थ्योरी जेड को इंट्रोड्यूस किया गया 1980 में विलियम आउची ने एज जापानीज कंसेंसस स्टाइल, जापानीज कंसेंसस स्टाइल के तौर पे। यानी कि जब एक्स और वाई थ्योरी के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इकोनॉमीज में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा था कि जो अमेरिकन संस्थाएं हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी, बल्कि जो जापान की संस्थाएं थी वो काफी अच्छा कर पा रही थी। तो विलियम आउची जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने जापान की जो संस्थाएं थी वो क्यों सफल हो रही हैं इसके ऊपर उन्होंने जापान की थ्योरीज को भी देखा, मैनेजमेंट के वर्क को देखा और अमेरिकन संस्थाओं में भी देखा। तो उन्होंने पाया कि जापान की संस्थाएं ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और इनकी जो ये थ्योरी थी इसी को थ्योरी जेड नाम दिया गया। अकॉर्डिंग टू ऑची थ्योरी जेड फोकस्ड, इन्होंने कहा कि जापान में एक पर्टिकुलर टाइप का फोकस किया जा रहा है उसी को थ्योरी जेड कहा। इनके अनुसार थ्योरी जेड फोकस करती है ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय लॉयल्टी टू द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग ए जॉब फॉर लाइफ। थ्योरी जेड का मतलब इन्होंने बताया कि जो थ्योरी जेड है ये इस बात पे ध्यान देती है कि जो एम्प्लॉय है वो लॉयल रहे संस्था के लिए, लाइफ के लिए उन्हें जॉब मिले, मतलब परमानेंट बेसिस पर उनकी जॉब हो, विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय के वेलबींग पे ध्यान रखा जाता हो, बोथ ऑन एंड ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब भी और ऑफ द जॉब भी, दोनों प्रकार से एम्प्लॉयज के हित में हो, एम्प्लॉयज के वेलबींग को देखा जाएगा तो एम्प्लॉयज बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। थ्योरी जेड एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो स्ट्रेस देती है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन पे इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी डिसीजन मेकिंग। ये इस बात पे भी जोर देती है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब किसी संस्था में थ्योरी जेड को अप्लाई किया जाता है तो मैनेजर्स और जो दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करते हैं, मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव रहता है और एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टर्म का रहता है। यही थ्योरी जेड है। लीडरशिप और इसकी अप्रोचेस। वैसे तो लीडरशिप का मतलब सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, इसलिए फैक्ट्स की जानकारी होना काफी आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं पीटर ड्रकर क्या कहते हैं लीडरशिप के बारे में। इनका मानना है द ओनली डेफिनेशन ऑफ द लीडर इज समवन हु हैज फॉलोअर्स। इनका मानना है कि लीडर जो है वो वही है जिसके फॉलोअर्स हों। थियो हेमन, इनका मानना है कि लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक एग्जीक्यूटिव, एक ऑफिसर, एक अधिशासी डायरेक्ट करता है, गाइड करता है और इन्फ्लुएंस करता है दूसरों के वर्क को, ताकि वो चूज कर सकें, अटेन कर सकें स्पेसिफाइड गोल्स को। और ये एक मध्यस्थता करता है इंडिविजुअल्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, इस तरीके से ताकि दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि जो संस्था है उसको भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उसके गोल अचीव हो जाएं और जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उनको भी गोल अचीव हो जाए। लीडरशिप को
हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट लीडर्स वांट देम टू डू। लीडरशिप इन्फ्लुएंस करना होता है दूसरों को इस तरीके से ताकि लीडर उन लोगों से वो करा पाए जो वो कराना चाहता है। इसके अलावा लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स और अदर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। लीडरशिप की स्टाइल्स कर्ट लेविन ने डिफाइन किया है 3 बेसिक लीडरशिप की स्टाइल्स और ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर। इसमें ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल, इसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है ये लीडरशिप की वह स्टाइल है जिसमें लीडर पूरा शो स्वयं करता है, यानी कि हिमसेल्फ जो वो चाहता है वही वो करता है, पूरा शो उसके इर्द गिर्द रहता है। ही गिव्स ऑर्डर, वो ऑर्डर देता है वर्कर्स को, और वर्कर्स हैव नो से इन मैनेजमेंट, और काम करने वालों का मैनेजमेंट में कोई से नहीं होता है, उनको ऑर्डर मानना पड़ता है और काम करना होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होती है, इसमें सेंटर में होती है लीडर के पास। सिंगल मैन डिसीजन रहता है। एम्प्लॉयज़ के बारे में रॉन्ग बिलीफ रहता है कि वो बेटर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो हैं क्विक और क्लियर डिसीजन रहते हैं इसमें, वर्क सेटिस्फैक्टरी रहता है। नेसेसरी होता है ये लेस एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ के केस में। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसमें मोटिवेशन नहीं रहता है एम्प्लॉयज़ को, एजिटेशन होता है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण स्टाइल है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसका मतलब होता है लीडरशिप का वह स्टाइल जिसमें लीडर कंसल्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट से, अपने अधीनस्थों से कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑपरेटिव रिलेशन रहते हैं, एम्प्लॉयज में बिलीव करते हैं ये, कम्युनिकेशन ओपन रहता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो हैं हाई मोराल, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका मोराल मनोबल ऊंचा रहता है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, और कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबॉर्डिनेट, इसमें एजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स की ज़रूरत रहती है, डिसीजन डिले हो जाते हैं, और मैनेजर्स के अंदर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है। थर्ड स्टाइल है लेसेस फेयर, इसको फ्री रेन लीडरशिप भी कहते हैं। इसका मतलब लीडरशिप की उस स्टाइल से होता है जिसमें लीडर कंप्लीट फ्रीडम देता है अपने सबॉर्डिनेट को कि वो स्वयं डिसीजन लें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबॉर्डिनेट में फुल फेथ रहता है मैनेजर का, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं जो अधीनस्थ होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं वो डिसीजन लेने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन रहता है, यानी कि जो अथॉरिटी है वो नीचे के पदों पर रहती है। इसमें सुपरवाइजरी या कंट्रोल जो होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, अपने पास होता है अधीनस्थों के। इसके एडवांटेजेस हैं, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है सबॉर्डिनेट्स का, मोटिवेशन हाई लेवल का बना रहता है, और ये किसी एंटरप्राइज के डेवलपमेंट और एक्सटेंशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कॉपरेशन में डिफिकल्टी आती है, और मैनेजरियल पोस्ट जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है इससे। ये सूटेबल रहता है केवल उस केस में जब एम्प्लॉयज हाईली एजुकेटेड हो। मेजर लीडरशिप थ्योरीज और अप्रोचेज, अब कुछ मुख्य लीडरशिप थ्योरीज के या अप्रोचेज के या मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत तरीके की थ्योरीज हैं, क्योंकि समय समय पे लीडरशिप के ऊपर इतनी ज़्यादा थ्योरीज आई हैं कि उनकी एक कंप्लीट लिस्ट बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। फिर भी जो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं उनको भी अलग अलग हिसाब से क्लासीफाई किया जा सकता है। जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे रखे हैं: ट्रेट थ्योरीज, बिहेवियरल थ्योरीज, सिचुएशनल थ्योरीज, इम्प्लिसिट थ्योरीज। इसमें ट्रेट थ्योरीज में जो मेजर थ्योरीज हैं वो है ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरीज में आती हैं आयोवा लीडरशिप स्टडीज या ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज, मिशिगन लीडरशिप स्टाइल्स, द मैनेजरियल ग्रिड एंड लेकर्ट्स लीडरशिप प्रोसेस मॉडल।
इसके अलावा सिचुएशनल थ्योरीज में आते हैं फीडलर्स कंटिजेंसी मॉडल, पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी, हर्शे एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इम्प्लिसिट थ्योरीज में आते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी, कैरिस्मेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरीज। इन सभी थ्योरीज को हम संक्षेप में और समझेंगे ताकि इनका जो मीनिंग है वो भी क्लियर हो। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप की। ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप का मानना होता है कि ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, मतलब नेता जन्म से होते हैं, किसी को बनाया नहीं जा सकता है। इज द बेसिक बिलीफ, इसका ये बेसिक बिलीफ है। कुछ पीपल, सम पीपल आर बॉर्न विद नेसेसरी एट्रीब्यूट्स दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही कुछ खास एट्रीब्यूट्स यानी कि खास उनकी कुछ खूबियां होती हैं जिनको लेकर वो पैदा होते हैं, जो उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे लीडर्स जो होते हैं उनको लीडरशिप के लिए या मैनेजमेंट के लिए कोई पढ़ाई नहीं हुई है उनको, बल्कि उनको पैदाइशी कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो उनको औरों से आगे रख देती हैं। इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं माओ जेडोंग, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एडोल्फ हिटलर और इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, इस थ्योरी का जो डेवलपमेंट हुआ है मेनली क्रेडिटेड टू, वो सबसे उसका क्रेडिट मिलता है, मतलब कौन थिंकर्स हैं जिनको माना जाता है कि उन्होंने इस थ्योरी को जन्म दिया। स्कॉटिश फिलोसफर और हिस्टोरियन थॉमस कार्लाइल के नाम ये थ्योरी है। नेक्स्ट है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी या डिस्पोजिशनल थ्योरी, ये स्टडी है ह्यूमन पर्सनैलिटी की, यानी कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, ह्यूमन ट्रेट्स हैं, यानी कि लोगों की जो क्वालिटी होती है उसकी स्टडी इसमें की जाती है कि किसी पर्सन की जो पर्सनल क्वालिटी है, मान लो वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, वो कॉन्फिडेंट है, तो इन चीज़ों को इसमें देखा जाता है। ये आइडेंटिफाई करती है स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, किसी की पर्सनैलिटी की खास जो क्वालिटीज़ हैं उनको, और डिस्टिंग्विश करती है लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स, यानी कि ये इस तरीके से लीडर्स और नॉन लीडर्स में अंतर कराती है कि भी ऐसे व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट हैं वो लीडर हो सकते हैं, लेकिन जो जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो लीडर नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से इसमें जो ट्रेट्स होते हैं, पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, उनके आधार पर हम पहचान करते हैं लीडर की। नोटेबल ट्रेट बेस्ड थ्योरिस्ट, जो मुख्य ट्रेट बेस्ड थ्योरिस्ट हैं वो हैं थॉमस कार्लाइल और फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद है एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स एंड वाई थ्योरी जो है ये डिस्क्राइब करती है दो कॉन्ट्रास्टिंग सेट्स ऑफ एजम्पशंस, मतलब एक्स और वाई अलग अलग थ्योरीज हैं, एकदम एक दूसरे के ये विपरीत हैं। थ्योरी एक्स कहती है कि पीपल डिसलाइक वर्क, पीपल लोग जो हैं वो काम को पसंद नहीं करते हैं, हैव लिटिल एम्बिशन एंड आर अनविलिंग टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि थ्योरी वाई इसके अपोजिट है, वो कहती है पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड एंजॉय द चैलेंज ऑफ वर्क। थ्योरी वाई जो है वो लोगों के लिए पॉजिटिव अप्रोच को दिखाती है कि जो लोग हैं वो बाई नेचर सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो काम करने में एंजॉय करते हैं, जबकि थ्योरी एक्स कहती है कि लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। 1960 में डगलस मैकग्रेगर जो हैं उन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया, डेवलप किया। आयोवा लीडरशिप स्टडीज, यह स्टडी की गई यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में कार्ट लेविन के द्वारा, जो कि रिसर्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में। अपने कुलीग्स के साथ इन्होंने इस थ्योरी पे काम किया जो कि लिपिट और वाइट थे। दे स्टडीज, इन्होंने मिलकर के स्टडी की इम्पैक्ट ऑफ 3 लीडरशिप स्टाइल, 3 लीडरशिप स्टाइल्स के इम्पैक्ट की स्टडी की, देखा। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर। डेमोक्रेटिक को पाया गया कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टाइल है एक लीडर की। ऑटोक्रेटिक लीडर्स के बारे में उन्होंने स्टडी की तो पाया कि ये रिवॉल्यूशन को जन्म देता है। और लेसेस फेयर अप्रोच के तहत उन्होंने पाया कि लोग कोहेरेंट नहीं थे अपने वर्क से, दे डिड नॉट पुट इन द एनर्जी, उन्होंने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से नहीं रखा काम करने में जब उनको काम मिला। नेक्स्ट है ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज। यह एक सीरीज ऑफ स्टडीज की एक सीरीज थी लीडरशिप के बारे में, जो कि की गई ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में 1945 में। इसका मकसद था कि आइडेंटिफाई करना ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ लीडर्स के बिहेवियर को नोट करना, ना कि ट्रेड्स पे फोकस करना, यानी कि लीडर्स के जो ट्रेट है उनकी क्वालिटीज उन पे ध्यान ना दे करके लीडर्स के बिहेवियर को फोकस किया गया। इसमें रिसर्च बेस्ड थी ऑन क्वेश्चनेयर्स टू लीडर्स एंड सबऑर्डिनेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इस रिसर्च में कुछ क्वेश्चनेयर तैयार किए गए और वो लीडर्स के लिए थे, यानी कि लीडर से क्वेश्चन पूछे जाने थे और सबऑर्डिनेट से।
कंसिडरेशन इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर आर टू डायमेंशंस ऑफ लीडर बिहेवियर। इसमें पाया गया कि एक लीडर बिहेवियर के दो मेन डायमेंशन है, एक है कंसिडरेशन, दूसरा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। जो कंसिडरेशन बिहेवियर है वो लोगों पे फोकस करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए, और जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर होता है किसी लीडर का वो फोकस करता है टास्क पे, यानी कि वो टास्क ओरिएंटेड लीडर होता है, वो काम पे फोकस करता है। नेक्स्ट है मिशिगन लीडरशिप स्टाइल्स। मिशिगन लीडरशिप स्टडीज है ये। मिशिगन लीडरशिप स्टडीज परफॉर्म की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 1950 में रेंसिस लिकर्ट के द्वारा। इस थ्योरी का मकसद भी था कि यह स्टडी करना कि जो लीडरशिप स्टाइल्स के मुख्य टाइप्स या प्रिंसिपल्स जो कि लीड करते हो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी और एनहेंस्ड जॉब सेटिस्फैक्शन वर्कर्स के बीच में, यानी कि ये देखना कि लीडर्स की ऐसी स्टाइल्स की पहचान करना जो प्रोडक्टिविटी भी ग्रेटर कर पाए और जो वर्कर्स हैं उनमें सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा पाए। स्टडीज आइडेंटिफाइड टू ब्रॉड लीडरशिप स्टाइल। इसमें भी दो लीडरशिप स्टाइल्स को स्टडी किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, पाया गया स्टडी करने के बाद। इन एम्प्लॉय ओरिएंटेशन यानी कि एम्प्लॉय के प्रति फोकस, एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन यानी कि प्रोडक्शन के प्रति फोकस। दे ऑल्सो आइडेंटिफाइड, साथ ही साथ इन्होंने थ्री क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी पहचान की इफेक्टिव लीडर्स के बारे में। टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इन स्टडीज का जो कंक्लूजन था वह यह था कि एक एम्प्लॉय ओरिएंटेशन यानी कि एम्प्लॉय के प्रति सोच रखना, फोकस रखना एम्प्लॉय के बेटरमेंट के प्रति, उसके सेटिस्फैक्शन के प्रति, कपल्ड विद जनरल सुपरविजन, जिसमें जनरल सुपरविजन भी किया जाए, उससे बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दरअसल ये जितनी भी थ्योरीज हैं इनमें एक थ्योरी पे अगर स्टडी किया जाए तो काफी लंबा वक्त लगता है उसको पूरी तरह से समझने के लिए, लेकिन इसमें मैंने जो यहाँ पे रखा है वो टू द पॉइंट उन चीजों को रखा है जो हमारे काम की हैं, जो सिलेबस में हमें मदद कर सकती हैं। ऐसे भी आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट ही क्वालिफाई करना है, तो सिलेबस अपने आप में अथाह है। और खास तौर पे कॉमर्स में, क्योंकि इसमें तो इतने सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता हम कितने, इकोनॉमिक्स भी कितना आगे चली जाती है, स्टेट में भी कुछ भी पूछा जा सकता है, हालांकि स्टेट में उतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन मैनेजमेंट से रिलेटेड तो जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें कोई था नहीं कहाँ तक पूछा जा सकता है। तो अगर आप पूरा पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो कोई भी आप बेटर कमांड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कहावत होती है कि कंट्रोलिंग एवरीथिंग इज कंट्रोलिंग नथिंग। सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में रहे, तो इसलिए हमें फोकस करना मेजर चीजों पे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको शामिल किया है जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जानना है उसके मीनिंग के बारे में भी कि वो है क्या। मैनेजरियल ग्रेड या लीडरशिप ग्रेड, इसको मैनेजरियल ग्रेड को लीडरशिप ग्रेड भी कहा जाता है। मैनेजरियल ग्रेड मॉडल 1964 में डेवलप किया गया था रॉबर्ट आर ब्लैक एंड जेन मॉर्टन के द्वारा। दिस मॉडल ओरिजिनली आइडेंटिफाइड 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। यह जो मॉडल है ये एक लीडर की 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन कंसर्न फॉर पीपल, लोगों के प्रति कंसर्न, एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न या फोकस। इसमें जो 5 लीडर की अलग अलग खासियत हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला एक लीडरशिप का टाइप हो सकता है, यानी कि ये जो हमें यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला जो एक्सेस है इस पे लिया गया मैनेजरियल ग्रेड में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न। जैसे हम इस स्केल पे यहाँ तक आएंगे तो कंसर्न हाई हो जाएगा। 9 मतलब सबसे ज्यादा कंसर्न है प्रोडक्शन के प्रति मैनेजर। 1 पे देखेंगे तो सबसे कम कंसर्न है। ठीक ऐसे ही 1 to 9 इस एक्सेस पे जब देखेंगे तो यहाँ पे ये कंसर्न फॉर पीपल है, लोगों के प्रति कंसर्न। 9 पे पहुंच जाएंगे तो हाई कंसर्न हो गया, लोगों के प्रति मतलब बहुत ज्यादा चिंता है इनको लोगों के वेलफेयर की। और 1 पे रहेंगे तो बहुत कम चिंता है लोगों की। अब इसमें ये 5 स्टाइल जो हो सकती हैं। एम्पावरिस्ट मैनेजमेंट, इस केस में क्या होता है कि 1-1 है दोनों ही चीजें, यानी कि यहाँ पे 1-1 है दोनों ही। लो यानी कि ये जो मैनेजर है एम्पावरिस्ट टाइप की जो मैनेजमेंट है इसमें प्रोडक्शन के प्रति भी और लोगों के प्रति भी इनका जो फोकस है वो काफी कम है। इसके बाद टास्क मैनेजमेंट जो होता है इसमें क्या है कि टास्क यानी कि काम के प्रति जो फोकस है वो काफी ज्यादा है, 9 है, टॉप पे है, जबकि जो कंसर्न है लोगों के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति वो 1 है, बहुत कम है, 9-1।
ये है नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है 19, यानी कि कंट्री क्लब मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो 9 है ये यहाँ पे दिखा रहा है हाई कंसर्न है लोगों के प्रति, यानी कि जो 19 टाइप के लीडर्स होते हैं ये लोगों के प्रति तो बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं उनके वेलफेयर के प्रति, लेकिन प्रोडक्शन के प्रति बहुत कम ये फोकस रखते हैं। 1 है इनका टीम 9, ये टीम मैनेजमेंट होता है, यानी कि लोगों के प्रति भी वो 9 पे रहते हैं और प्रोडक्शन के प्रति भी 9 पे रहते हैं, यानी कि हाई कंसर्न रहता है लोगों के लिए और हाई कंसर्न रहता है प्रोडक्शन के लिए। और एक मिडिल रास्ता होता है, बीच का रास्ता। इसमें क्या होता है कि एक मैनेजर मिडिल ऑफ द रोड होता है, यानी कि वो लोगों के प्रति भी मिड वे में, यानी कि 5 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आधा ही कंसर्न उनको लोगों के रहता है और उतना ही बैलेंस्ड आधा कंसर्न ही वो प्रोडक्शन के प्रति भी रखते हैं। नेक्स्ट आता है लिकर्ट्स लीडरशिप प्रोसेस मॉडल। यह मॉडल रेंसिस लिकर्ट और उनके सहयोगी उनके साथियों ने स्टडी किया। इसमें इन्होंने लीडर्स की अलग अलग पैटर्न्स और स्टाइल को स्टडी किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएसए में, और आइडेंटिफाई किया, पहचान की एक 4 फोल्ड मॉडल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स की। 4 अलग अलग सिस्टम्स को उन्होंने पाया। ये सिस्टम भी क्या है कि ये भी लीडर की स्टाइल्स ही हैं। जैसे सिस्टम 1 में इन्होंने कहा कि ऐसे लीडर्स जो एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव होते हैं। एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव कौन से लीडर्स होते हैं, जहां पे जिनके इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उन लोगों के पास होती है जो अपर एक्लन्स ऑफ द हायरार्की होते हैं, यानी कि जो टॉप पोजीशंस पे मैनेजर्स बैठे होते हैं उनके हाथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सुपीरियर हैज नो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स में अधीनस्थों में सुपीरियर का कोई ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस नहीं होता है। डिसीजन इम्पोज किए जाते हैं सबॉर्डिनेट्स पे और वो फ्री फील नहीं करते हैं उन काम को करने में। टीम वर्क या कम्युनिकेशन बहुत कम पाया जाता है और मोटिवेशन जो होता है वो थ्रेट्स पे बेस्ड होता है, काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी सैलरी कम हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप है सिस्टम 2 में बेनेवोलेंट ऑथोरिटेटिव ये भी हैं, लेकिन ये क्या है थोड़े से बेनेवोलेंट हैं, दयालु हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज, यहाँ पे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजरियल लेवल्स पे ही रहती है, टॉप लेवल्स पे ही रहती है। सुपीरियर जो होते हैं हैज कंडेसेंडिंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट, यानी कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जैसा होता है। सबॉर्डिनेट डू नॉट फील फ्री टू डिस्कस थिंग्स अबाउट द जॉब विद द सुपीरियर। सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो सुपीरियर से हर चीज फ्रीली डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इसमें भी टीम वर्क या कम्युनिकेशन काफी लिटिल होता है और मोटिवेशन होता है सिस्टम्स ऑफ रिवार्ड पे, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि रिवार्ड बेस्ड रहता है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव में, कि भी वो रिवार्ड देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, आप अच्छा काम करो तो आपको रिवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव के केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी स्प्रेड रहती है, यानी कि फैली होती है थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जैसी पोजीशन वैसी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सुपीरियर हैज सब्सटेंशियल, सुपीरियर के पास सब्सटेंशियल पर्याप्त मात्रा में कॉन्फिडेंस रखता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स में। सम अमाउंट ऑफ डिस्कशन अबाउट जॉब रिलेटेड थिंग्स टेक प्लेस बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में कुछ डिस्कशन होता है काम से रिलेटेड। और यहाँ पे फेयर अमाउंट ऑफ टीम वर्क बना रहता है, यानी कि उचित टीम वर्क भी रहता है, कम्युनिकेशन भी रहता है लोगों के बीच में, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। वर्टिकली यानी कि वो ऊपर से नीचे भी कम्युनिकेशन होता है और बराबर की जो पोजीशंस हैं उन पे भी कम्युनिकेशन होता है। मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड इन्वॉल्वमेंट इन द जॉब, और जो मोटिवेशन रहता है वो रिवार्ड और इन्वॉल्वमेंट जॉब में इनके बेस्ड पे रहता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव में रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी संस्था में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में रहती है, यानी कि जैसा पद वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पाया जाता है जो सुपीरियर रखता है अपने सबॉर्डिनेट्स में। हाई लेवल ऑफ टीम वर्क मिलता है, कम्युनिकेशन मिलता है, पार्टिसिपेशन मिलता है, सब कुछ इस पे हाई लेवल का रहता है। बेस्ट सिचुएशन मानी जाती है लीडरशिप की। नेक्स्ट है फीडलर्स कंटिजेंसी मॉडल। अब ये फीडलर का जो कंटिजेंसी मॉडल है ये क्या कहता है। फीडलर कंटिजेंसी मॉडल क्रिएट हुआ था मिड 1960 में फ्रेड फीडलर के द्वारा, जिन्होंने स्टडी की पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स लीडर्स की पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने स्टडी किया, उनके बेस्ड पे अपना मॉडल बनाया। यह मॉडल स्टेट करता है कि कोई नो वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप की कोई भी ऐसी स्टाइल नहीं है जिसको हम बेस्ट मान लें। इनका मानना है कि एक लीडर्स इफेक्टिवनेस इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है एक लीडर कितना इफेक्टिव है। नेक्स्ट है पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी। पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी जो है
ये डेवलप की गई अमेरिकन मैनेजमेंट गुरु और एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लीडरशिप रॉबर्ट जे हाउस और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट टेरेंस आर मिशेल के द्वारा संयुक्त रूप से। इस थ्योरी के अनुसार इफेक्टिव लीडर्स अपने एम्प्लॉइज को देते हैं क्लियर पाथ, सीधा रास्ता दिखाते हैं। दे मस्ट फॉलो टू अचीव देयर गोल्स, कि ये रास्ता उनको तय करना है अपने एम्प्लॉइज को गोल अचीव करने के लिए। थ्योरी प्रोवाइड करती है वैसे तरीके, वैसे वेज लीडर्स के लिए कि वो एनकरेज करें और सपोर्ट करें अपने एम्प्लॉइज को गोल्स को अचीव करने में। पाथ गोल मॉडल थ्योरी जो है ये बेस्ड करता है, पाथ गोल मॉडल या थ्योरी जो है ये बेस करता है स्पेसिफाइंग लीडर स्टाइल और बिहेवियर, एक लीडर के स्टाइल या बिहेवियर पे जो सबसे ज्यादा फिट हो यानी कि सूट करता हो एम्प्लॉइज को वर्क एनवायरनमेंट में उनके गोल्स को अचीव कराने के प्रति। पाथ गोल थ्योरी आइडेंटिफाई करती है 4 लीडरशिप स्टाइल्स को। डायरेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करती है क्लियर गाइडलाइंस प्रोसेस के बारे में, यानी कि किस तरीके से काम करना है। सपोर्टिव लीडरशिप, इसमें अटेंशन होता है नीड्स एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज की जो नीड है या वेलबींग है उनके प्रति अटेंशन। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप में फोर्स किया जाता है टू डिस्प्ले एक्सीलेंट वर्क अचीवमेंट किए जाएं और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट किया जाए। और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, इसमें ओपन टू कंसल्टेशन एंड डिस्कशन और कंसल्टेशन के लिए लीडर्स हमेशा ओपन रहते हैं एम्प्लॉइज से। नेक्स्ट है हार्से एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। पॉल हार्से और केन ब्लैंचार्ड ने सबसे पहले पब्लिश किया सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल को अपने बुक में, और वो बुक थी मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूटिलाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज 1982 में। यह मॉडल सजेस्ट करता है कि कोई सिंगल लीडरशिप स्टाइल बेटर नहीं है किसी दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से बेटर नहीं है। द लीडर्स एडजस्ट देयर स्टाइल, बल्कि जो लीडर्स हैं वो एडजस्ट करते हैं अपनी स्टाइल्स को टू दोज दे लीड एंड देयर एबिलिटीज, उन लोगों के हिसाब से जिनको वो लीड कर रहे हैं और उनकी एबिलिटी के हिसाब से लीडर्स जो होते हैं वो अपनी स्टाइल्स को एडजस्ट करते हैं। इस मॉडल के अनुसार ये 4 टाइप के जो लीडरशिप स्टाइल हैं इनके अनुसार लीडर्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं लोगों को देखते हुए, अपने सबऑर्डिनेट को देखते हुए। टेलिंग, इस टाइप के जो लीडर होते हैं वो गिव्स प्रेसाइज फर्म इंस्ट्रक्शंस एंड डेडलाइंस एंड क्लोजली मॉनिटर प्रोग्रेस को क्लोजली देखते हैं और अपने सबऑर्डिनेट को प्रेसाइज यानी कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन और डेडलाइन देते हैं। सेलिंग, इस टाइप के जो लीडर्स होते हैं इसमें लीडर एक्सप्लेन करता है गोल्स, टास्क, मेथड और रीजंस और हमेशा अवेलेबल रहता है सपोर्ट करने के लिए। पार्टिसिपेटिंग टाइप के जो लीडर्स होते हैं ये लीडर्स जो होते हैं ये वर्क करते हैं फॉलोअर्स के साथ, इन्वॉल्व रहते हैं ग्रुप में, सीक्स इनपुट एंड एनकरेज एफर्ट्स। डेलीगेटिंग, लीडर गिव्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज में लीडर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है अपने फॉलोअर्स को कि वो सेट करें अपने गोल, प्लान करें और एग्जीक्यूट करें उनको। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? एट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल एक्सप्लेन करता है या इंडिविजुअल्स एक्सप्लेन करते हैं कॉजेज ऑफ बिहेवियर इन इवेंट, यानी कि कोई खास बिहेवियर या किसी इवेंट के कारण क्या हैं इसको एक्सप्लेन किया जाता है। हेडर 1958 में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रपोज किया साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन, लेकिन वीनर और उनके कलीग्स ने डेवलप किया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क that has become a major research paradigm of social psychology. Attribution theory concerned है कि how ordinary people explain the causes of behavior and events, कि कैसे सामान्य लोग behavior और events का जो cause है उसको explain करते हैं। Attribution theory एक attempt करता है यानी कि एक प्रयास है to explain some of the causes of your behavior, आपके behavior के causes क्या है उनको explain करने का। Attribution theory important है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्योंकि ये हेल्प करता है मैनेजर्स को यह समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि एम्प्लॉय बिहेवियर के कारण क्या हैं, और इस प्रकार ये असिस्ट करता है एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड करने में उनकी थिंकिंग के बारे में और उनके स्वयं के बिहेवियर के बारे में, जिससे उनके बिहेवियर को सुधारा जा सके। नेक्स्ट है कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी जो है वो एक लीडर के करिश्मा के ऊपर फोकस्ड है। अकॉर्डिंग टू वेबर के अनुसार जो करिश्मा टर्म है एंशिएंट ग्रीस में यूज की जाती थी एक गिफ्ट के लिए जो कि सिंबल है मिथोलॉजी और रिलीजन का, जो जस्टिफाई करता है कि हैपनिंग्स विद नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, यानी कि कुछ ऐसा हो जाना जिसका हमारे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेन नहीं होता है उसको हम मिथोलॉजी और रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं कि ये तो एक करिश्मा है और एक गिफ्ट की तरह है।
कैरिस्मेटिक लीडर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नीड फॉर पावर, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए उनको इन देयर ओन बिलीफ्स एंड आइडियल्स। यानी कि जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं उनका अपना सेल्फ कन्विक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है, अपने बिलीफ्स होते हैं और आइडियल्स होते हैं जो काफी मजबूत रहते हैं और लोग उनको देख करके प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फोकस करती है कि लीडर्स एकम्प्लिश करते हैं, मतलब क्या प्राप्त करते हैं, क्या एकम्प्लिश कर सकते हैं, रादर देन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉलोअर रिएक्शंस, ना कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इंस्पायर करता है लोगों को और किसी एग्जाम्पल के द्वारा उनको लीड करता है। वो बिलीव करता है कि टीम मेंबर्स कैन ट्रांसफॉर्म, टीम मेंबर जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं एंड इवोल्व टू बिकम बेटर एज इंडिविजुअल्स, और वो बेटर इंडिविजुअल बन सकते हैं एंड रीच हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे जो कैरिस्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं ये लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर रहता है कि जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं वो अपने आप को मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार करते हैं, फोकस करते हैं और लोग उन पे यकीन करते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर लोगों पे यकीन करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो और उनको प्रेरित करते हैं। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वही हो सकता है जो स्वयं में कैरिस्मेटिक लीडर हो, क्योंकि लोगों में विश्वास वही जगा सकता है जिस पे लोग विश्वास करने लग जाएं। Charisma is necessary requirement for transformational leaders. All transformational leaders are charismatic. जितने भी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं वो कैरिस्मेटिक होते हैं, बट नॉट ऑल कैरिस्मेटिक लीडर्स आर ट्रांसफॉर्मेशनल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो। इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हिटलर। अब हिटलर जो थे वो कैरिस्मेटिक लीडर थे, यानी कि लोग उन पर यकीन करते थे कि कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, और हिटलर भी स्वयं अपने में यकीन करता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन गांधी जी के अगर हम एग्जांपल लें तो गांधी जी एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे, क्योंकि वो लोगों को यकीन दिलाते थे कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर इकट्ठे हो जाओगे तो। ये एग्जाम्पल है दोनों में। गांधी जी जो थे ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की कैटेगरी में आते हैं और हिटलर जो है ये कैरिस्मेटिक लीडर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल लीडरशिप। पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, DSSB, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। फंक्शनल लीडरशिप दरअसल ये कोई एक टाइप नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप है जिसमें फंक्शनल लीडरशिप में जो मेजर टाइप्स हैं वो जॉन एडियर का एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप या कोजेस एंड पॉजनर का 5 लीडरशिप प्रैक्टिसेस आते हैं। फंक्शनल लीडरशिप क्या है? ये लीडरशिप का वह स्टाइल है जो फोकस करता है ऑन व्हाट द लीडर हैज टू डू, कि लीडर को करना क्या है इस पे फोकस करता है, उसके काम पे, फंक्शन पे फोकस करता है सक्सेस को अचीव करने के लिए। इसमें जॉन एडियर्स एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप जो है वो 3 एरियाज पे फोकस करता है, टास्क, टीम और इंडिविजुअल। टास्क यानी कि क्या टास्क है उनका उस पर फोकस करना, टीम यानी कि टीम बिल्डिंग करना, और इंडिविजुअल यानी कि एम्प्लॉय के को सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देना। कोजेस एंड पॉजनर का 5 लीडरशिप जो प्रैक्टिसेस हैं ये एक लीडर की 5 प्रैक्टिसेस पे फोकस करता है, जिसमें चैलेंजिंग द प्रोसेस, इंस्पायरिंग ए शेयर्ड विजन, एनेबलिंग अदर्स टू एक्ट, मॉडलिंग द वे एंड एनकरेजिंग द हार्ट। तो ये इनके 5 प्रैक्टिसेस हैं एक लीडर की जिन पे वो फोकस करे तो बेटर अचीव कर सकते हैं।